ये कहानी कराताओ नाम की लड़की की है जिसके पास एक ऐसी पावर है जिसके इस्तेमाल से अपने शरीर के किसी भी हिस्से को रीराइट कर सकता है। यानी कि वो इन्हें समय के हिसाब से तेज, धीमा और ताकतवर बना सकता है। तो आखिर कराताओ के इन शक्तियों का क्या राज है, ये जानने के लिए हमें देखनी होगी आज की कहानी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कराताओ को देखते जो आधी रात के वक्त बोर हो रहा होता है, इसलिए वो बाहर घूमने के लिए निकल पड़ता है। कराताओ सिटी के बीच होते हुए एक जंगल में पहुंचता है जहां उसे एक विशाल पेड़ दिखाई देता है और उसी पेड़ के नीचे एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है। कटाराओ उसे पुकारने की कोशिश करता है मगर वो लड़की अचानक से उठती है और कटाराओ पर वार करके उसे मार देती है। कुछ पल बाद कटाराओ की आंख खुलती है और उसे महसूस होता है कि वो एक सपने को देख रहा था, मगर कटाराओ इस सपने में हैरान था क्योंकि उसे लगा कि वो सब असली में है। वहीं कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर उसकी पड़ोसी की दस्तक होती है। वो कटाराओ से एक मदद मांगती है। वो बताते कि उनकी बेटी पिछले कई घंटों से गायब है, इसलिए वो कटाराओ से उसे ढूंढने को कहती है। यहाँ उस लड़की का नाम कटोरी था और वो कटाराओ की अच्छी दोस्त थी, इसलिए कटाराओ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि कटाराओ जंगल से होते हुए जा रहा होता है। असल में पहले से जानता था कि कटोरी उसे इस वक्त यहाँ पर मिल सकती है। इस तरह वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है जहाँ वो उस एक पेड़ के नीचे सोई हुई दिखती है। अब यहाँ कटाराओ उसे नींद से उठाने की कोशिश करता है मगर वो हर बार असफल हो जाता है। इसके बाद वो एक तरकीब निकालता है जहाँ वो चिल्लर की आवाज़ से उसे होश में ले आता है और वो एक ज़ॉम्बी की तरह कटाराओ का पीछा करके उसे घर आ जाती है। कटोरी को अब होश आता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है। उसे लगता है कि कटाराओ ने उसे जंगल से घर तक तो पहुंचा दिया था, इसलिए उसे शुक्रिया कहती है। इसके बाद कटाराओ अपने घर पर सोने चला जाता है मगर तभी कुछ पल बाद उसकी घर की खिड़की खुली होती है और अनजान चीज कटाराओ के बिस्तर में घुसकर उसके हाथों को काट डालती है। कटाराओ एक दर्द के साथ नींद से उठता है और वो देखता है कि उसके हाथ पर किस चीज ने काटा हुआ था। अब अगली सुबह वो उसी निशानी के साथ अपने स्कूल जाता है जहां हम देखते हैं कि कटाराओ के क्लास में एक ऐसी लड़का भी था जिसके कटाराओ से कुछ खास नहीं बनती। उस लड़के का नाम योशिनो था और कटाराओ के परेशान करने से परेशान हो चुका था। वहीं दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। योशिनो बिल्कुल शांत रहने वाला स्टूडेंट है और कटाराओ क्लास के हर बच्चे से मौज मस्ती करने वाला बच्चा। इस कारण कटाराओ उसे काफ़ी परेशान किया करता था, मगर कटाराओ ये भी जानता है कि अगर वो और योशिनो एक अच्छे दोस्त होते तो वो दोनों खूब मौज मस्ती करते। वहीं एक सीन में जब वो दोनों फाइट करने के लिए आमने सामने आए हुए थे तब उन्हें रोकने के लिए क्लास की कुछ लड़कियां बीच में आती हैं। हम उनके बारे में आगे कहानी में जानेंगे। अब स्कूल खत्म होने के बाद कटाराओ अपने घर पहुंचता है जहां वो फिर से सोने की कोशिश करता है, मगर इस बार वो अनजान लड़की को देखता है जो उसी के बिस्तर के अंदर सूखे हाथों को काट रही थी। कटाराओ ये मंजर देखकर बेहोश हो जाता है। कटाराओ को लगता है कि उसके एक वहम थे, पर जिसके बाद वो स्कूल की ओर निकल पड़ता है। मगर बीच रास्ते में उसकी मुलाकात एक नई स्टूडेंट से होती है जो पेड़ की टहनी पर लटकी होती है। या कटाराओ उस लड़की को संभालते हुए नीचे ले आता है, जिसके बाद वो नई स्टूडेंट बताता है कि वो कैसे इस पेड़ के टहनी पर लटक गई थी। असल में ये वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और इसलिए वो अपने सामान को लेके जा रही है, मगर इस बीच उसका कंसंट्रेशन हिल गया और वो पेड़ के नीचे जा गिरती है। अब कटाराओ इतना सब जानने के बाद उस लड़की के सामान को साथ ले जाने का सोचता है, मगर वो सामान कटाराओ के पूरे वजन से कई गुना भारी था, इसलिए वो नई लड़की कटाराओ के सामान को देने को कहती है। कटाराओ उसे देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो उससे लड़की की बात मानता है जब उसकी मर्दानगी पर सवाल उठ सकता है। यहाँ वो नई लड़की बड़ी आसानी से उन पर भारी सामान को उठा लेती है और वो अपने सामान को लेकर वहां से चली जाती है, मगर यहाँ वो कटाराओ पर गुस्सा होती है क्योंकि उसे जाते वक्त कटाराओ की नज़र उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चली जाती है। अब अगले सीन में लड़की अपनी इंट्रोडक्शन को देती है जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि उस लड़की का नाम ओटीरो छिया होता है। यहाँ उसके क्लास में एंटर करते हुए हर तरफ लड़कों के अंदर जोश बढ़ जाता है। वहीं ओटीरो को स्कूल के पहले दिन कटाराओ के बगल में बैठने को भेजा जाता है। हाँ, ओटीरो टीचर की बात मानकर कटाराओ के बगल में बैठ तो जाती है, मगर वो अभी भी कटाराओ से नफरत किया करती है। कुछ देर बाद जब कटाराओ वॉशरूम जा रहा होता तब उसे एक लड़की दिखाई देती है जो अपने इंस्ट्रूमेंट से कटाराओ को रोकने की कोशिश करती है। जब कटाराओ उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक करके उस लड़की के हवाले कर देता है और वो लड़की उल्टा इंस्ट्रूमेंट बजाकर कटाराओ को रोक देती है। अब ये चीज कटाराओ को समझ नहीं आती क्योंकि उसने कुछ समय पहले उस लड़की की मदद करी थी। असल में वो लड़की और कोई नहीं बल्कि स्कूल की डिसाइपल इंचार्ज सुजुरा है और जब उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ तब वो कटाराओ से उसके साथ लंच करने को पहुंचती है। तब वो कटाराओ से उसके साथ लंच करने को पूछती है। फिलहाल कटाराओ उसके ऑफर को ठुकरा देता है, जिसके बाद हम नई लड़की को देखते हैं जिसका नाम इनोऊ होता है और वो एक पेशे की जर्नलिस्ट होती है। यहाँ इनोऊ के पास से कटाराओ को एक अजीब पेपर मिलता है जिसमें कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे होते हैं। उन्हीं नाम से एक नाम कटाराओ का भी होता है। यहाँ कटाराओ को समझ आता है कि इनोऊ उसके लिए एक बड़ी मुसीबत में कम नहीं। खैर, कटाराओ रात को अनजान चीज से परेशान होने लगता है
और इसी चीज़ को लेके अगले दिन भी उदास होता है। अब उसको परेशान देख कटोरी को बुरा लगता है और वो उसे बताते कि उसके साथ हो रहे मिस्टीरियस चीज़ के पीछे विच का हाथ हो सकता है। अगर असल में थर्ड ईयर में एक स्टूडेंट होते जिसे हर कोई विच माना करता है। अब कटाराव और कटोरी साथ में उस विच से मिलने का डिसाइड करते हैं, मगर इससे पहले कटाराव अपने साथ योशिनी को भी चलने को पूछता है, मगर वो मना कर देता है। जिसके बाद कटाराव को उस विच का नाम मालूम पड़ता है जो कि सिनेरिया है। यह कटाराव से कटोरी से ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं, मगर उन्हें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आखिर में कटाराव को एक दूसरे स्टूडेंट से एक ओकल्ट ग्रुप की बुक मिलती है। अब बुक की मदद से कटाराव कटोरी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां सिनेरिया रहकर अपने ओकल्ट ग्रुप को रन किया करती थी। अगर रूम एम में घुसते ही कटाराव को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं जिसे पहले से ही इंस्टॉल करके रखा गया था। इसके बाद कटाराव को कुछ नहीं मिलता है, वापस अपने घर आ जाता है। इस जैसी ही रात होती है उसके रूम के दरवाजे और खिड़की खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। जिसके बाद कटाराव घबराते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो एक बैट से खिड़की तोड़ने लग जाता है, मगर उसे डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी बिस्तर के अंदर से ही वही अपनी लड़की बाहर आती है। कटाराव की घबराहट और बढ़ने लगती है और तब कुछ देर बाद सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। वहीं अगले दिन कटाराव वापस उसी रूम में पहुंचता है जहां उसे एक पेपर मिलता है और उसमें कुछ सवाल लिखे होते हैं। पेपर के आखिर में एक सवाल भी ये था कि क्या तुम अपने शरीर को रिराइट करना चाहते हो। इस सवाल के लिए दो ऑप्शन थे, हाँ या ना। अब कटाराव उसी पेपर को लेके वहां से चला जाता है और तब हम कटोरी को देखते जो कटाराव से कहते कि ओहितो को उसके साथ शहर घुमाने में मदद कर दे। जिसके बाद ओहितोरी और थोड़ी झिझक के बाद कटाराव के साथ निकल पड़ती है। यहाँ वो दोनों साथ में पूरे शहर को एक्सप्लोर करते हैं और आखिर में ओहितोरी और कटाराव की थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है। वहीं आखिर में ओहितोरी के जाने के बाद कटाराव के फोन में किसी का मैसेज आता है। मैसेज में उसे रात के वक्त स्कूल से मिलने को बुलाया जाता है। जिसके बाद कटाराव वैसा ही करता है जो रात के वक्त स्कूल गेट से अंदर दाखिल हो जाता है। कटाराव एक एक करके सभी क्लास को चेक करने लगता है। इसके बाद वो थोड़ा थक जाता है, इसलिए वो एक कोल्ड ड्रिंक को पीने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर उसी सपने वाली लड़की पर जाती है और वो हैरान होकर वहां से भागने लगता है। इसी बीच कटाराव भागते हुए सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है और जब उसे लगता है कि वो पूरी तरह से आजाद हो चुका है तब वो अपने ड्रिंक को खोलकर पीने वाला होता है, मगर तभी वो सपने वाली लड़की फिर से कटाराव के पीछे आ जाती है। इस बार वो कटाराव से उसे ड्रिंक को छीन लेती है और तब वो लड़की उस ड्रिंक को पीने की कोशिश करती है। लड़की के चेहरे को देखकर मालूम पड़ता है कि उसे ड्रिंक पसंद आ गई थी। जिसके बाद हम कटाराव को देखते जो भागते हुए एक अंधेरे में कमरे में पहुंचता है। उसे आसपास अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उसके ऊपर एक छोटा सा क्रिएचर हमला कर देता है। यहाँ ये क्रिएचर कटाराव के खून को पीना चाहता था, मगर कटाराव उसे पहली बार में देखकर डर चुका था। वहीं कटाराव को डरता देख उसके सामने दूसरी छोटी क्रिएचर आ जाती है। ये क्रिएचर पहले क्रिएचर के मुकाबले शांत और अच्छी बिहेवियर वाली थी। उसके बाद कटाराव की उन दोनों से बातचीत शुरू हो जाती है। जब वो समय के साथ उन दोनों के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। वहीं पहले वाला क्रिएचर कटाराव को आगे का रास्ता दिखाता है जो उसके बदले कटाराव का खून पीता है। जिसके बाद कटारो जंगल के बीच में पहुंच जाता है जहां आसपास सिर्फ सफेद कोहरा दिखाई दे रहा था। इसी बीच कटारो को एक जानवर की आवाज सुनाई देती है जिससे वो पूरी तरह चौंक जाता है। कुछ देर बाद एक जाइंट मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है जहां कटारो खुद की जान बचाने की कोशिश में लग जाता है। तभी उस मॉन्स्टर के सामने वो सपने वाली लड़की भी आ जाती है जहाँ उस मॉन्स्टर ने एक गलती कर दी। उसने उस लड़की पर हमला करके उसे ड्रिंक्स को नीचे गिरा दिया जिससे उस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है और एक झटके में उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देती है। इस बार कटारो खुद ब खुद अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। यहाँ वो सनेरिया के दिए हुए लेटर को पढ़ता है जहाँ वो कटारो से मिलने के लिए अपने ऑफिस में वेट कर रही है। इसलिए कटारो बिना समय गवाए सनेरिया से मिलने पहुंच जाता है। अब यहाँ सनेरिया जब अपने खूबसूरत चेहरे को रिवील करती है तब कटारो के होश उड़ जाते हैं। अब कटारो उन सभी प्रबल के बारे में बताता है जिसे उसके कुछ देर पहले महसूस किया था, जिसमें सनेरिया उसकी बातों को सुनकर हैरान होती है और जब उसे अपनी सपने लड़की के बारे में मालूम पड़ता तब उसकी मदद करने के लिए वो कटारो को कुछ तालिस्मान दे देती है। अब उसी रात कटारो अपने बिस्तर के अंदर छुपकर सो रहा होता है और तभी हर बार की तरह इस बार फिर से लड़की फिर से खिड़की खोलकर कटारो के बिस्तर में घुसने की कोशिश कर रही थी, मगर कटारो के पास जो तालिस्मान थे वो हवा में उड़ते हुए सीधे उस लड़की के मुंह में घुस जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही कटारो की खून पीने की कोशिश करती है तब उसे उस बार खून का टेस्ट पसंद नहीं आता। अब अगली सुबह कटारो की नींद खुलती है तब वो तालिस्मान के नीचे फर्श पर पड़ा हुआ देखता है। ये देखकर कटारो का डर सच हो जाता है। जिसके बाद वो स्कूल में कटोरी की सारी बातें बताता है। वो नहीं चाहता कि वो उसकी तरह ही स्कूल के खतरों से अनजान रहे।
अब कटारू जब ये बात ओटोरी से कहता है तब वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। इस तरह कटारू थका हारा कैफेटेरिया पहुंचता है जहाँ वो योशिनो को सामने देखता है। अब उसके दिमाग में कुछ प्रैंक करने का सोचता है, इसलिए वो योशिनो को नमक से भरी आइसक्रीम दे देता है। मगर योशिनो जानता है कि कटारू उसका दुश्मन है और दुश्मन अपने दुश्मन की भलाई नहीं करते। अब वो शक के साथ कटारू के ऑफर को ठुकरा देता है। इसी बीच वो आइसक्रीम किसी दूसरी लड़की के आइसक्रीम से चेंज हो जाती है। अब कटारू योशिनो को विश्वास दिलाने के लिए खुद आइसक्रीम खाने की कोशिश करता है, मगर वो अंदर ही अंदर ऐसा करने से डर रहा होता है। पर काफ़ी कोशिश करने के बाद वो आइसक्रीम को खाता है, मगर वो हैरान होता है क्योंकि वो खुद आइसक्रीम खा रहा था। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। असल में वो आइसक्रीम बगल में बैठी हुई लड़की के आइसक्रीम से बदल चुकी थी। अब कटारू का पूरा ध्यान उसी लड़की पर जाता है और उसे लग रहा था कि वो आइसक्रीम को खाते ही फेंक देगी, मगर यहाँ उसका उल्टा होता है। वो लड़की उस आइसक्रीम को बिना प्रॉब्लम खा जाती है। अब कटारू हैरान के साथ उस लड़की के आइसक्रीम को छीन लेता है ताकि उसे खाकर आइसक्रीम के बारे में पता लगा सके। मगर वो लड़की जिसका नाम लूसिया होता है कटारू को बारे में गलत सोचती है और वो उसे जोरदार घूसा मार के आसमान में उड़ा देती है। जिसके बाद कटारू लंच टाइम में घूम रहा होता है, तभी उसे सिजुरा दिखाई देती है जो पेड़ के नीचे अकेले लंच कर रही होती है। अब कटारू उसके पास जाके साथ में लंच करने लगता है। ये चीज़ शिजुका को काफ़ी अच्छी लगती है। जिसके बाद कटारू उससे पूछता है कि आखिर वो अकेले में लंच क्यों कर रही है, जिसपे सिजुरा बताते कि यहाँ पर शांति और सुकून मिलता है, इसलिए वो अकेले में ही लंच किया करती है। वहीं अगली सुबह कटारू सेनरी से मिलने पहुंचता है। यहाँ वो उसे अपनी सपने वाली लड़की के बारे में बताता है, इसलिए वो सेनरी से कुछ मदद को कहता है। अब सेनरी को इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। वो कटारू को बड़ा कटारू से कहते अगर वो भूत वाली बात को साबित कर देगा तब वो कटारू की एक इच्छा पूरी कर देगी। खैर इसी के साथ कटारू इसे सही साबित करने में लग जाता है, जहाँ वो सबसे पहले अपने ग्रुप में कटोरी को शामिल करता है। कटोरी शुरू में इस काम के लिए तैयार नहीं थी, मगर कटारू उसे झूठी कहानी बता के उसके अपने साथ ले आया। अब वो दोनों साथ में मिलकर एक वेबसाइट बना जहाँ वो अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की जानकारी लिखने लगते हैं। जिसके बाद हम ओटोरी को देखते जो पहले से इस ओकल्ट क्लास की मेंबर थी, इसलिए वो आसानी से कटारो और कटोरी से जुड़ जाती है। उसी रात कटारो आराम से सो रहा होता है और वो भूतिया लड़की उसका खून पीने के बाद उसकी बगल में सो जाती है। इस बार कटारो से सामने देख डर जाता है और अगली सुबह उसकी मुलाकात रिसर्चर क्लब की इनोऊ से होती है। यहाँ इनोऊ उससे पूछते कि आखिर उसने ओकल्ट ग्रुप में क्यों ज्वाइन किया। इसके जवाब में कटारो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा जवाब देकर चला जाता है। जिसके बाद कटारो अपने ग्रुप के पास पहुंचता है, जहां इस बार शिजुरू भी उसके साथ ओकल्ट ग्रुप में शामिल हो जाती है और शिजुरू का ख्याल रखने के लिए लूसिया भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। इस तरह कटारू के साथ उनकी ओकल्ट ग्रुप भी तैयार हो जाता है, जहां वो सभी अपना पहला दिन बड़ी हंसी मजाक के साथ गुजारते हैं। अब अगली सुबह कटारू की नींद खुलती है, तब वो थोड़ी सुकून की सांस लेता है क्योंकि पिछली रात तालिस्मान की वजह से उसे भूत का सामना करना पड़ा था। अब इसी खुशी के साथ वो स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ स्कूल के कुछ लीडर्स अपने लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब लेक्चर के खत्म होते ही कटारू हॉल से गुजरते हुए योशिनो के पास पहुंच जाता है। यहाँ वो इस बार भी योशिनो के साथ बात करने की कोशिश करता है, मगर योशिनो उसे हर बार की तरह इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद कटारू सीधे अपने ओकल्ट ग्रुप के पास पहुंचता है, मगर उसे यहाँ पर अपने एक नए स्टूडेंट दिखाई देता है। इस लड़के का नाम सुकोया होता है। ये सेनेरी का भाई है। यहाँ सुकोया को देख के साफ जाहिर था कि कटारू को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वहीं कुछ देर बाद कटारू अपनी क्लासरूम में पहुंचता है, जहाँ वो ओटोरी को देखकर शक करता है कि कहीं वो नोबल फैमिली से तो नहीं, मगर उसका भ्रम टूट जाता है जब वो ओटोरी में नोबल के कोई लक्षण नहीं देखता। जिसके बाद कटारू अपनी नॉटी मॉडल को ऑन करके योशिनो को अपनी पावर दिखाता है, जिससे योशिनो उसकी हरकत से हैरान हो जाता है। यही कुछ पल बाद कटारू से अपने सभी ओकल्ट मेंबर के साथ इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। यहाँ वो थोड़ी सी रिसर्च के बाद तोकुनोशी नाम के क्रिएचर के बारे में मालूम करता है, जिसे स्कूल के कई लोगों ने कैंपस के इधर उधर देखा था। अब कटारू उसे ढूंढने का सोचता है, जहाँ वो सोचता है कि अगर उस क्रिएचर को ढूंढ लेगा सेनेरी को पैरानॉर्मल चीजों का प्रूफ दे पाएगा, इसलिए वो बाकी लोगों को अपने साथ लेकर के उसे ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ वो सभी कैंपस के कोने में उसे ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक अजीब क्रिएचर दिखाई देता है, इसलिए वो सभी उसे पकड़ने में लग जाते हैं। पर वो क्रिएचर इतना तेज था कि वो किसी के भी हाथ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद सभी लोग हार मान चुके थे। तभी ओटोरी उस क्रिएचर को एक झटके में पकड़ लेती है। इस तरह वो एक क्रिएचर को खींचने लगती है, मगर तभी एक हंटर झाड़ियों के बीच से बाहर आ जाती है। यहाँ वो सभी लोग उस हंटर को देखकर हैरान हो जाते हैं, इससे वो हंटर बताते कि MMA हंटर है और उसका नाम सुकानो है। उसे यहाँ उसे ज्यादा काम था, इसलिए वो सबसे अलविदा कह के वहां से निकल जाती है। अब इसके बाद कटारो इस बार भी
शिजुरा के साथ लंच करने बैठ जाता है। मगर यहाँ उसकी नज़र शिजुरू की आई पैच पर आती है। उसे लग रहा है कि शिजुरू की आंखें थोड़ी खराब हैं, इसलिए वो पैच का इस्तेमाल किया करती है, मगर सच्चाई कुछ और ही है। शिजुरू अपने आई पैच को बाहर निकालती है, जिसके बाद कटारो जो भी देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। शिजुरू की एक आंख दूसरी आंख के कंपेयर में अलग थी। ये देखकर कटारो को समझ आता है कि शिजुरू एक उस अनोखी आंख को छुपाने के लिए आई पैच का इस्तेमाल किया करती है। अब कटारो शिजुरू की आंख के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता है। तब तक वहां पर लूशिया आ जाती है और वो कटारो पर गुस्सा होकर उसे पनिश करने लगती है। वो कटारो को डस्टबिन में कूड़े फेंकने को कहती है, जहां शुरू में लूशिया उसे परेशान करने में लगी थी, मगर समय के साथ साथ कटारो की हरकतें बढ़ने लगी। आखिर में लूशिया को परेशान कर उसे गुस्से में डाल देता है। इसके बाद कटारो सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ता है, मगर उसी बीच रास्ते में वही भूतिया लड़की दिखाई देती है, जिससे वो डरकर वहां से भागने लगता है। ये वही पल था जब कटारो अपने पावर को पहली बार अनलॉक करता है। वो अपने स्पीड को रीराइट करके एक तेज तूफान की तरह भागने लगता है, जहां वो कुछ देर बाद एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ वो अपने पीछे किसी के होने का महसूस करता है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है। इस आदमी का ऑरा कुछ अजीब सा होता है, और वो पहली मुलाकात में कटारो को बता देता है कि वो उसका दुश्मन है। असल में उस आदमी ने कटारो के पावर को स्मेल कर लिया था, और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके पीछे अपने पालतू कुत्ते छोड़ देता है। अब कटारो खुद को मुसीबत में देख बहुत तेजी से भागने लगता है। इस तरह कटारो भागते भागते टनल के पास पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ देर के लिए लगा कि ये उस डॉग से बच गया है, मगर तभी वो डॉग वहां पर भी आ जाता है। जिसके बाद कटारो तेजी से टनल के बाहर आ जाता है, जहां वो एक वाटरफॉल में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। या कटारो की उस डॉग से जान बच जाती है, और तब कटारो की कुछ समय बाद आंखें खुलती हैं तो वो होश में आता है और खुद को एक लेट नाइट रेमन शॉप के सामने पाता है। यहाँ उसके सामने ट्रिनिटी नाम का आदमी है, और वो कटारो को परेशान देख उसे बताता है कि उसने कटारो को यहाँ पे बेहोश पाया हुआ था। इस दौरान कटारो ट्रिनिटी से उस डॉग के बारे में पूछता है जो उसे भगाकर वहाँ पे लाया था। कटारो के बात पर कोई विश्वास नहीं करता, उन्हें लगता है कि कटारो ने किसी कोई सपना देखा है। अब ये बातचीत चली रही होती कि तभी वो शिजुरा आ जाती है। अब यहाँ उन दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ते तब वो हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ कटारो अपने साथ हुए हादसे वाली बात शिजुरा को बता देता है, जिसपे शिजुरा उन चोटों को एक झटके में सही कह देती है। ये बात थोड़ी अजीब थी, मगर एक पल के लिए कटारो को भी लगने लगा था कि वो बस एक सपना देख रहा था। जिसके बाद कटारो एंजॉय करने के बाद अपने घर निकल जाता है, जहाँ बीच रास्ते में उसकी सकोया से मुलाकात होती है, जो अटोरी की आइसक्रीम खरीदने पहुंचा था। खैर उन दोनों के बातचीत के बाद कटारो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हम शिजुरा को देखते जो अपने माता पिता के बारे में सोच रही होती है, यहाँ उन लम्हों को याद कर रही होती जिसने उसे खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के साथ बिताया था। इस बीच यहाँ पर कटारो आ जाता है और वो शिजुका के साथ लंच करने लगता है। अब लंच ओवर होने के बाद कटारो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, जहां वो उन्हें कल रात की सारी घटना सुनाता है और बताता है कि कैसे कल रात वो एक डॉग से बचते हुए रेमन शॉप के पास पहुंच गया था। अब कटारो चाहता है कि वो सभी लोग उसी रेमन शॉप को अपनी आंखों से देखें, इसलिए भी वो बाकियों के साथ वहां उस शॉप के लोकेशन पर पहुंच जाता है। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि शॉप वहां से गायब हो चुकी थी। अब कटारो की बात झूठी निकलने पर वो सभी लड़कियां वहां से जाने लगती हैं, जहां कटारो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो आखिरी में हार मान जाता है। जिसके बाद कटारो अकेले रिसर्च करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं बीच रास्ते में उसके एक रेड हेयर से मुलाकात होती है। वो लड़का कटारो को आगे जाने से सावधान करता है, क्योंकि आगे के गलियारे में कुछ बुली लोग हैं जो लोगों को परेशान किया करते थे। मगर कटारो उनके बातों को अनसुना करके वहां से जाने लगता है, और जहां वो उसी गलियारे में पहुंचता तब उसकी नज़र कुछ लड़कों पर जाती जिसके बारे में रेड हेयर ने सावधान किया था। अब वो सभी लड़के कटारो को घेरने वाले थे, मगर तभी उनका बीच रास्ते में प्लान बदल जाता है। असल में उन सभी को मालूम हो गया था कि कटारो और योशिनो एक अच्छे दोस्त थे। अब यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि सभी लड़के योशिनो से डरा करते हैं, इसलिए कटारो को भी परेशान किए बिना उसकी बातों को सुनने लगते हैं। अब इसी के साथ कटारो सेफ्टी के साथ वहां से चला जाता है। अब कटारो चलते चलते ट्रिनिटी के ऑफिस को ढूंढ लेता है, और वो शिजुरो को वहां से पहले से बैठा हुआ पाता है। अब इसी दौरान ट्रिनिटी कटारो और शिजुरो को अपनी तरफ से खाने की चीज ऑफर करता है। जिसके बाद ट्रिनिटी कटारो को कुछ जानवर की तस्वीर दिखाता है, डॉग भी शामिल हो सकता था जिसने कटारो पर हमला किया। अब कटारो उन फोटो को लेकर सेनेरी के पास पहुंचता है, वो सेनेरी को उन फोटो को दिखाता ताकि वो दिखा सके कि वो भी सही बात कर रहा था। मगर सेनेरी उसकी फोटो से ज्यादा अपने गेम खेलने में बिजी थी। वहीं शिजुरू कटारो के पास आती है और वो उसे एक सीडी दिखाती है, जिसे उसने एक दिन पहले खरीदा था ताकि वो दोनों उस सीडी को सुन सकें। इसलिए कटारो उसकी बात मानकर शिजुरू को घर छोड़ देता है। अब अगले दिन कटारो क्लास में उसी भूतिया लड़की के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है। वो क्लास के बीच में दाखिल होकर कटारो का खून पी लेती है। अब तक कटारो को समझ आ गया था कि इकलौता बंदा है जो इस लड़की को देख सकता है। इसके बाद वो कटारो बड़े घबराहट के साथ अपने हाथों को देख
देखता है जहाँ उस भूत के काटने के निशान थे। अब वो तेजी से सेनेरी के पास भागता ताकि उसे उस निशान को दिखा सके, मगर इसी बीच उसी रास्ते में शिजुरा मिल जाती है जो कटारो को उसके साथ के रियल घर को चलने में बोलती है। शिजुरा उस घर की बात कर रही है जहाँ उसने अपना बचपन माता पिता के साथ बिताया था। अब कटारो उसकी बात को मान जाता है और तब शिजुरो के साथ गाड़ी में बैठकर वो आगे की जर्नी में निकल पड़ता है। यहाँ वो देखता है कि शिजुरो की सपोर्ट करने के लिए लूसिया भी उसके साथ है। यहाँ वो सभी कुछ देर बाद शिजुरो के घर पहुंच जाते हैं जहाँ कार का ड्राइवर उन दोनों को अकेले में बात करने का मौका देता है, जिसके बाद शिजुरो कटारो को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। यहाँ घर पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसलिए वो घर के बाहर रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी कुछ पल बाद यहाँ पर एक औरत आती है जिसकी शक्ल हूबहू शिजुरो से मैच खा रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो औरत शिजुरो की माँ ही थी, मगर वो औरत शिजुरो को पहचानने से इनकार कर देती है। पर एक माँ अपनी बेटी को कैसे पहचानने से इनकार कर सकती थी, इसके जवाब हमें आगे मालूम पड़ता है। वहीं शिजुरो के पिता भी वहां पहुंच जाते हैं, मगर वो भी शिजुरो को पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद कटारो सच्चाई जानने के लिए पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करता है, पर शिजुरो उसके हाथों को पकड़कर उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अब शिजुरो इस रहस्य के पीछे की सच्चाई बताना शुरू करती है। जहाँ वो जब छोटी बच्ची थी तब उसके पास कुछ अनोखे पावर्स आ चुके थे, जैसे कि वो किसी को भी हील करती और अपनी यादों को रिमूव कर सकती थी। वहीं बचपन के दौरान शिजुरो अपने पेरेंट के साथ खुशी खुशी रहा करती थी, मगर जब वो अपने पेरेंट के साथ नए घर में पहुंचती है तब एक दिन किसी दुर्घटना में उसका पूरा घर जल के राख हो जाता है। इस पल के बाद शिजुरो की एक आंख खराब हो जाती है। यहाँ वो हादसे के दौरान अपने पेरेंट को हील करके बचा लेती है। अब इलाज के दौरान शिजुरो की एक आंख दूसरे रंग की हो जाती है, जिसकी वजह से कई लोग शिजुरो की आंख का मजाक उड़ाना शुरू करते थे। इसी तरह एक दिन शिजुरो को कुछ फोर्स वाले अपने साथ लेने का ऑफर देते हैं, जहाँ शिजुरो के माता पिता इस काम के लिए राजी हो जाते हैं। वहीं शिजुरो कुछ दिनों बाद अपने घर वापस आ जाती है जब वो अपने पेरेंट को आपस में फाइट करते हुए देखती है। इस दौरान वो अपने माता पिता को अपने पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो शिजुरो के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं और इसी कारण शिजुरो को उसके माता पिता पहचान नहीं पा रहे थे। अब सारी जानकारी पाने के बाद कटारो शिजुरो लूसिया के साथ वापस घर की ओर निकल पड़ता है। वहीं अगली सुबह कटारो आरुषि नाम की लड़की के बारे में बात करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस भी चीज को छूती है वो एक चीज श्रापित हो जाती है। अगर वो फूल और जानवर को टच करते तब वो चीज हमेशा के लिए राख बन जाती है। वहीं आरुषि एक अनाथ बच्ची थी, इसलिए उसे एक अनाथालय में भेजा गया, मगर उसकी श्रापित शक्ति का असर आसपास के सभी बच्चों पर गलत प्रभाव डालने लगे थे। इस कारण उस अनाथालय को जल्दी बंद कर दिया गया। इसी के साथ आरुषि हमेशा के लिए गायब हो गई, मगर आरुषि की ये बात एक लड़के ने लेटर के जरिए कटारो को बता दी थी। या कटारो उसी लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता ताकि वो सेनरी को खुद को साबित कर सके। अब इसी के साथ कटारो अपने सभी मेंबर को इस काम के लिए अपने साथ जोड़ लेता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि लूसिया उन सभी के बीच से गायब है, जिसके अगले पल वो शिजुरो से बात करने पहुंचता है। यहाँ वो शिजुरो से लूसिया के ग्लव के बारे में पूछता है। यहाँ शिजुरो को कटारो का पूरा विश्वास बन चुका था, इसलिए वो यूसे लूसिया की सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद कटारो योशिनो को कॉल करके उसे अपने क्लास के सभी स्टूडेंट की लिस्ट देता है। यहाँ योशिनो शुरू में मना कर देता है, पर अगले दिन वो खुद ब खुद कटारो को उन लिस्ट की जानकारी देता है। जिसके बाद कटारो उन लिस्ट की फ्री फोटोकॉपी करवाने पहुंचता है और तभी उसकी मुलाकात लूसिया से होती है। वो उसे बिना हिचके अपने प्रिंटर का इस्तेमाल करने देती है। वहीं कटारो के जाने के बाद लूसिया की नज़र एक पेपर पर पड़ती है जिसे कटारो ले जाना भूल गया था। वो फटाक से उन पेपर को कटारो के हवाले कर देती है और तभी आसपास की ग्लासेस टूटने और बिखरने लगती है, जिससे लूसिया का कर्ज वाली बात और भी ज्यादा शक बढ़ जाता है। वो कटारो से पूछती है कि क्या उसे शराब वाली बात पर विश्वास है, और तब कटारो बताता है कि ये सब बेहद झूठ है और लोग अभी तक असाई को गलत नजर से देखते हैं, इसलिए वो असाई को सही साबित करने के लिए उसकी सच्चाई को ढूंढ निकालेगा। इसके बाद लूसिया अपनी घर की ओर निकल रही होती है, मगर बीच रास्ते में उसे असाई का भूत दिखाई देता है। इस तरह लूसिया घबराहट के साथ बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती तब वो घर की तरफ वापस भागने लगती है, मगर वो भूत उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। जिसके बाद हम कटारो को देखते हैं जिससे अपनी मीटिंग के दौरान इनों से बुक मिलती है। इसमें उसकी असाई के कर्ज के बारे में लिखा हुआ था। अब तक बुक को अपने साथ ले जाने के बाद वो एक सड़क किनारे पहुंच जाता है। या कटारो अपने सामने उसी भूत के परछाई को देखता है, मगर पास जाने पर उसे मालूम पड़ता है कि वो भूत असल में लूसिया है, जिस पर उस भूत ने वास कर रखा है। अब कटारो उसे संभालते हुए उसके घर तक ले जाता है और यहाँ लूसिया होश में आते ही अपने एक रहस्य से पर्दा उठाती है। वो अपने ग्लव्स को बाहर निकाल कर पौधे पर रख देती है, जिससे वो पौधा एक झटके में राख बन जाता है। इस दौरान कटारो को समझ आ जाता है कि लूसिया पर असाई का श्राप लग चुका है।
है, इसलिए वो अब चाहकर भी किसी भी चीज को नहीं छू सकती। मगर कटारो उसे हिम्मत देने के लिए उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर लूसिया उसे ऐसा करने से मना करती है। इसी बीच इन दोनों में छोटी मोटी बहस भी होती है और तब लूसिया गलती से कटारो के हाथ को टच कर देती है, जिससे कटारो उस श्राप से बन जाता है। यहाँ ये सब देखकर लूसिया को कटारो के लिए चिंता होने लगती है और वो उसे हॉस्पिटल चलने को पूछती है, मगर कटारो उसकी बातों को अनसुना करके अक्षय की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं कुछ देर बाद कटारो एक मेंशन के अंदर पहुंचता है जहां अक्षय की कुछ तस्वीरें लगी होती हैं। तभी वहां पर कटारो हिम्मत करके अक्षय को बाहर निकलने को बोलता है और तब हम लूसिया को बाहर आते हुए देखते हैं। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि लूसिया ही वो लड़की जिसने शुरू से ही अक्षय का प्लान बनाया हुआ था। अब कटारो बताता है कि उसके बारे में पहले से जानता था, जिसके बाद उसकी तरफ बढ़ने लगता है, मगर लूसिया उसे अपने पावर की धमकी देते हुए कटारो को उसके पास आने से रोकती है। तभी अचानक से कटारो की शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, जिसके पीछे उसी पॉइजन का काम था जिसे उसने कुछ देर पहले लूसिया के टच से पाया था। अब लूसिया कटारो की हालत देख समझ गई कि अब कटारो की मौत नजदीक आ चुकी है, मगर कटारो हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो अपने रिराइट पावर का इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरह से ठीक कर लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लूसिया को टच करता है। अब कटारो लूसिया को टच करके विश्वास दिलाता कि वो उसके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। अब ये देखकर लूसिया का दिल पिघल जाता है और वो रोने लगती है। अब कुछ देर बाद कटारो को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है जहां वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कटारो की जब आंख खुलते तब वो अपने सामने लूसिया और एक एजेंट को देखता है। ये एजेंट बताते कि लूसिया उसके साथ एक सुपर हीरो की संगठन का हिस्सा है, जहां वो ये भी बताते कि उसकी संगठन उन सुपर हीरो को इकट्ठा करती है जिनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, जिसकी मदद से वो एनिमी के खिलाफ लड़ सके। वहीं कुछ एनिमी ऐसी चाबी के पीछे पड़े हैं जिससे वो एनिमी पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकते हैं। जिसके बाद वो एजेंट कटारो को भी उसके ग्रुप में शामिल होने को कहती है। कटारो उसके संगठन में हिस्सा लेने को तैयार हो जाता है, मगर उसके पास एक कंडीशन होती है जहां वो इससे शर्त के बदले लूसिया के हाथ से खाना खाने का सोच लेता है। इसी बीच हम सिजुर को देखते हैं जो चुपके से सारी बातें सुन रही होती है। वहीं हैक सीन में लूसिया कटारो को किडनैप करके उसे अकेले जगह पर ले जाती है। असल में लूसिया के ये सब इसलिए किया ताकि वो कटारो को अपने हाथ के बनाए हुए लंच को खिला सके। इस तरह कटारो लूसिया की बात मानकर उसके साथ लंच करने लगता है। या कटारो लूसिया के हाथ के बने खाना खाकर सरप्राइज हो जाता है। अब कुछ समय बाद कटारो बाकी लड़कियों के साथ अपने पैरानॉर्मल हंट पर क्रिएचर को ढूंढने निकल पड़ता है, जहाँ वो सभी सबसे पहले एंटीक शॉप में पहुंचते हैं जहाँ उनकी मुलाकात योशिनो से होती है और तब योशिनो उन्हें लेजेंडरी स्वॉर्ड की बातें सुनाने लगता है। इसी बीच योशिनो गलती से स्वॉर्ड को तोड़ देता है। इस तरह वो सभी और भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, मगर उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिलती और तब आखिर में कटारो उस जगह की बात करता है जिसे उसने सीक्रेट ब्लॉग में पढ़ा था। उस पोस्ट के मुताबिक एक जंगल के बीचों बीच कई सारी अजीब चीजें मौजूद थी, इसलिए उन सभी को जंगल में चलने को पूछता है और हर कोई उसके साथ जाने से इनकार कर देते हैं, मगर कटारो की ज़्यादा फोर्स करने पर उन्हें सभी को मानना पड़ता है। जिसके बाद हम उन सभी को कुछ समय बाद इकट्ठा होते हुए देखते हैं। वो लोग सभी साथ में जंगल की जांच करने वाले थे। इस तरह कटारो अपने साथ अपने पालतू डॉग को भी ले आता है, जिसके बाद सभी चलते चलते एक झरने के पास पहुंचते हैं। अब सुंदर नदी को देख कटोरी उसे पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है, मगर लूसिया उसे ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि नदी का पानी जितना साफ दिख रहा था वो उतना खतरनाक भी हो सकता है। इसी के साथ वो सभी अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। इसी बीच सिजुरू की नज़र एक अजीब जानवर पर पड़ती है, वो उसके पीछे पीछे उसे ढूंढने निकल जाती है। वहीं कुछ देर बाद वो सभी एक ऐसी नदी के पास जाते हैं जो दिखने में बहुत अतरंगी होती है। सभी की नजर आसपास के सभी जीव जंतु पर जाती है जो सभी पूरी तरह से खत्म होकर मर चुके थे। इसमें कोई शक नहीं था कि सब अतरंगी पानी के वजह से हो रहा था। अभी इसी दौरान कटारो को अजीब महसूस होने लगता है। उसने यही जगह पर सपने देखा था। तभी उसके सामने वही सपने वाली लड़की आ जाती है तो उसके पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद कटारो की हालत खराब होने लगती है और सभी लड़कियां उसे संभाल के वापस भेज देती हैं। अब उसी रात कटारो की सेनरी से मुलाकात होती है और यहाँ उन दोनों के बीच में उस अतरंगी नदी के बारे में बात होती है। सेनरी बताती कि उस नदी के अंदर इंसानों के फैलती हुई गंदगी है, जिसकी वजह से नदी आसपास की सभी जीव जंतुओं को मार रही है। इसी के साथ सेनरी यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड और भी बातें करती है। ये बताती कि हमारी दुनिया समय के साथ नष्ट होती जा रही है, जिसके कारण इंसान द्वारा किए गए प्रदूषण इंसान की गलती की वजह से अंटार्कटिका के बर्फ पिघला रहे हैं। फैक्ट्री के चलते हवा में गंदगी फैल रही है। एक समय ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर पहुंचेगी और उसे दोबारा ठीक करने के लिए इंसान अक्षम होगा। इसी के साथ कटारो अपने घर आ पहुंचता है। वो सोने ही वाला होता है कि तभी इनो का कॉल आ जाता है। इनो ने बताया कि उसके पास कटारो के लिए एक खास जानकारी है। वहीं इनो फोन पर इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अब बाद में उसे सामने बिठाकर सब कुछ बताने की बात बोली। इसी दौरान इनो ने भी ये बताया कि वो भी ये जानकारी पाने के लिए फॉरेस्ट में जा रही है और कटारो को ये नहीं पता था कि वो आखिरी बार इनो से बात कर
कर रहा है। अगली सुबह कटारू आए दिन की तरह स्कूल पहुंचता है और उसे बीच रास्ते में इनो की क्लब पार्टनर रोक लेती है। उसने रिवील किया कि इनो पिछली रात से गायब हो चुकी है। ये सुनकर कटारू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने पिछली रात ही इनो से बात की थी और उस दौरान उसे कुछ गड़बड़ी का एहसास नहीं हुआ था। इनो का गायब होना उसके क्लब और कटारू के लिए सही साबित नहीं हुआ। सैनेरी और कटारू उसके क्लब को एक शॉकिंग न्यूज़ सुनाई जाती है। उसने बताया कि इनो के गायब होने से स्कूल के लोग परेशान हैं। इस कारण उस स्कूल ने डिसाइड किया कि वो ऑकल्ट क्लब को बंद करने वाले हैं, क्योंकि ऑकल्ट क्लब का इनो के गायब होने से कनेक्शन था। कटारो अपने क्लब के बंद होने से कुछ खास खुश नहीं था। उसने इन क्लब के सहयोग से न जाने कितने शानदार लम्हे बिताए थे। अब उन्हीं लम्हों को वो ऐसे टूटने नहीं दे सकता। इसलिए उसने इनो को ढूंढने का फैसला किया ताकि वो अपने क्लब को बचा सके। मगर कटारो के लिए अकेले सब कर पाना मुमकिन नहीं था। उसने एक शानदार स्पीच के साथ बाकी लड़कियों के मनोबल को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने उन सभी को समझाया कि वो सभी एक परिवार है। उन्होंने परिवार को क्लब को बचाने के लिए इनो को ढूंढना होगा। शुरू के सभी लोग कटारो की बातों को अनसुना करने की कोशिश कर रहे थे, मगर आखिर में कटारो की बातों से मोटिवेशन मिली और उनसे उसके साथ शामिल हो गए। ये पहली बार ऐसा हुआ कि उन सभी के साथ सैनेरी भी शामिल होती है। वो सभी कटारो संग उसी जंगल की तरफ निकलने का सोच लेते हैं। हर किसी के जंगल में सरवाइव करने के लिए जरूरतमंद सामान को ले लिया जाता है, जिसके बाद वो सभी एकत्रित होकर जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। कुछ देर छानबीन करने के बाद शिजुरू की नज़र जमीन पर जाती है। वहाँ पैरों के निशान थे और इस सबूत से उन सभी के हौसले और भी मजबूत हो गए। वो सभी उस निशान का पीछा करते हुए थोड़ी दूर तक पहुँच गए। अब निशान भी गायब हो चुके थे, अब इसलिए आगे का रास्ता ढूंढना उन लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। पर इसी दौरान सभी लड़कियों ने वॉशरूम जाने का डिसाइड किया। इस कारण कटारो को कुछ देर अकेले में व्यतीत करना पड़ता है। वो आराम से एक पेड़ के छांव में बैठा होता है। धीरे धीरे कब ज़्यादा समय बीत गया वो उसे भी मालूम नहीं पड़ा। हैरानी की बात ये थी कि अभी तक वो सभी लड़कियां आपस नहीं आई और इस कारण कटारो की चिंता बढ़ने लगी। वो अपने फ़ोन से उन सभी को कॉल करने की कोशिश करने लगा, पर उसे फ़ोन पर किसी का जवाब नहीं मिला। आखिर में कटारो उन्हें ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच गया जहां कुछ नपावकुश लोग आपस में बात कर रहे थे। कटारो को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ और वो वहां से आगे की तरफ भागने लगा, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और उसने कुछ देर बाद अपने सामने एक मॉन्स्टर देखा, जिससे वो आखिरी बार अपनी जान बचाकर भागा था। धीरे धीरे उन मॉन्स्टर डॉग की तादाद बढ़ने लगी और तब कटारो अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगा। इसी बीच कटारो अपने रीराइट शक्ति को एक्टिवेट कर देता है। जब एक डॉग उस पर हमला करता तब कटारो अपनी रीराइट शक्ति का इस्तेमाल करके अपने हाथों से वुल्वरीन जैसे ब्लेड को निकाल देता है। अब उन्हीं ब्लेड की मदद से वो डॉग को बड़ी आसानी से हरा देता है। कटारो ने उस डॉग को मार तो दिया था, पर उसके चेहरे पर डर भी बरकरार था। अब एक डॉग के मरते ही बाकी के डॉग भी वहां से भाग खड़े होते हैं, जिसके बाद कटारो को शिजुरू की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए वो तेजी से उसने देखने के लिए भागने लगता है। वहीं शिजुरू और ल्यूशिया बीच मैदान में डायनासोर जैसे मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो गई थी। तभी वहां पर कटारो भी आ जाता है। उसने देखा कि वो सभी मॉन्स्टर एक एक करके उन लड़कियों को तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए कटारो आगे बढ़ने लगा। पर उसने आगे जो कुछ देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। शिजुरू और लूशिया पूरी तैयारी के साथ उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगती हैं। कि फाइटिंग को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी प्रोफेशनल फाइटर से कम नहीं थी। कटारो बिना समय जाया किए उनके साथ शामिल हो जाता है, जिसके बाद वो सभी एक एक करके सभी मॉन्स्टर को हंट करने लगते हैं। मगर जल्दी कटारो फाइट के एंड तक बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। अब कटारो की हालत देख शिजुरू उसकी मदद करने के लिए आगे आती है। यहाँ अपने पावर से उसके वाउंड को हील कर देती है। वही कटारो अब खुद संभालते हुए अब बाकी लड़कियों की तलाश में निकल पड़ता है। इस तरह रात भी हो चुकी थी। जल्दी कटारो का मिशन पूरा होता है। उससे वो तीनों लड़कियां भी मिल चुकी थी। यहाँ वो सभी लूशिया शिजुरू की मदद करने जा ही रहे होते हैं, तभी उन पर एक जाइंट मॉन्स्टर का हमला हो जाता है। वो मॉन्स्टर बिना देरी के उन लड़कियों पर हमला करने ही वाला होता है, मगर कटारो उस मॉन्स्टर को ये सब करने से रोक देता है। वो इन लड़कियों के बीच में आ जाता है, इसलिए वो खुद मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। कटारो का एक हाथ उस मॉन्स्टर के चपेट में आ चुका था। वहीं जाइंट मॉन्स्टर कटारो के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। वो अपने एक झटके से कटारो को इधर उधर फेंक रहा था। जल्दी कटारो एक आइडिया का इस्तेमाल करता है और फिर से अपनी रिसाइट शक्ति का इस्तेमाल करके अपने क्लॉ को बाहर निकाल लेता है। इसी क्लॉ के साथ वो जाइंट मॉन्स्टर को काफी हद तक घायल भी करता है, मगर जाइंट मॉन्स्टर आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो थोड़े अपग्रेड पावर के साथ कटारो पर फिर वार करता है। इस हमले को देखने के बाद जाहिर था कि कटारो सिर्फ कुछ ही पलों का मेहमान है, मगर जल्दी उसके सामने वो लाल कपड़े वाली लड़की आ जाती है। यहाँ वो अपने धागे की मदद से उस मॉन्स्टर को दो हिस्सों में काट देती है। इस तरह उस लड़की की मदद से कटारो की जान बच चुकी थी। इसके बाद हम फिर से उस काले कपड़े वाली लड़की को देखते हैं जो मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद कटारो की तरफ बढ़ रही थी। उसने जैसे ही उससे अपने कपड़े के इस्तेमाल से कटारो पर हमला करने की कोशिश
कोशिश करी, तभी कटोरी इसकी जान बचाने के लिए आगे आ जाती है। कटारो को इस हरकत को देख वो कपड़े वाली लड़की पलटवार वापस आने लगती है। इस पल तक कटारो की ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। यहाँ वो कटोरी को अपने साथ लेकर बाकी लड़कियों के पास निकल जाता है। जल्दी वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ लूसी और शिजुरो उन सभी मॉन्स्टर पर वार करके उन्हें मार चुकी थी। इधर कटारो उसके प्रदर्शन से काफी हैरान होता है। तभी शिजुरो और लूसिया की नजर सामने से आ रहे सेनेरी और ओटोरो पे जाती है। यहाँ वो दोनों इस बात से हैरान थे कि जिस वक्त वो मॉनिटर उन सभी पर हमला कर रहे थे, उस दौरान वो मॉन्स्टर ओटोरी और सेनेरी पर कोई हमला नहीं कर रहे थे। शिजुरो और लूसिया का उन दोनों पर शक बढ़ने लगा, जिसके बाद रिवील होता है कि सेनेरी और ओटोरी असल में गाइया नाम के संगठन से मिले थे। ये वही एनिमे का ग्रुप था जिसके खिलाफ में लूसिया और शिजुरो थे। अब सारी सच्चाई जानने के बाद कटारो को उन दोनों को बात पर विश्वास नहीं होता, मगर सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। इधर हम लूसिया को देखते जो गुस्से के साथ सेनेरी और ओटोरी पर हमला करती है और उनके फाइट के बीच में साकुरी आ जाता है। साकुरी भी उन दोनों की तरह गाइया का मेंबर था, इसलिए वो सेनेरी और ओटोरी की जान बचाकर उन्हें वहां से ले जाता है। अब तक कटोरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बुरी तरह से घायल था। वो सेनेरी और ओटोरी को जाने से रोक लेता है, मगर शरीर में कोई ताकत न होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद हम कटोरू को अपने स्कूल में पढ़ाई करते देखते हैं। वो बिल्कुल अकेला था, यानी कि वो सभी लड़कियां उसकी नज़रों से गायब हो चुकी थीं। कटारो उन लड़कियों के बिना अपने ओकुल्ट ग्रुप को खो चुका था। अब अपने जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश में वो अकेलेपन का शिकार हो चुका था। वहीं योशिनो उसके इस बिहेवियर को बड़े गहराई से देख रहा था। उसे कहीं ना कहीं कटारो के लिए चिंता थी। इस कारण वो अपने दुश्मनों को भूल उसके हालचाल लेने लगता है, मगर कटारो उसके अकेलेपन को किसी का साझा नहीं करना चाहती। यहाँ योशिनो को झूठ बोलकर कहता है कि वो बिल्कुल सही है। इसी दौरान हम बीच स्पेस में पहुंच जाते हैं जहाँ एक पत्थर तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है। जल्दी वो पत्थर पृथ्वी पर पहुंचने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी कपड़े वाली लड़की को देखते हैं जो किसी के घर पे खड़ी हुई थी, मगर तभी वो पत्थर अचानक से उसके सर पर टकरा जाता है। इसी के साथ वो लड़की बेहोश हो जाती है। समय के साथ 3 दिन बीत चुके थे और कटारो अभी तक उन लड़कियों के इंतजार में बैठा हुआ था। वो लड़कियों को ढूंढने में हर मुमकिन कोशिश करता। वहीं योशिनो भी उन लड़कियों को गायब देख समझ चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो कटारो से उन लड़कियों के बारे में जानने की इच्छा जाहिर करता, मगर कटारो उसे इस बार भी इग्नोर करके अपने काम में लग जाता। उसी रात कटारो अपने पावर को इग्नाइट करने में लगा हुआ था। जल्दी उसका ये काम सफल भी होता है। थोड़ी मेहनत के बाद वो फिर से उन क्लॉ को सम्मन कर सकता था। इसके इस्तेमाल से उसने उस मॉन्स्टर को खत्म किया था। अब कटारो खुशी के साथ अपने पावर को चेक करने में लग गया, मगर तभी उसके रूम में उस कपड़े वाली लड़की की एंट्री होती है। यहाँ वो लड़की अचानक से कटारो के पास गिर जाती है और वो आखिरी शब्दों में उसकी मदद करने को कहती है। वैसे कटारो को उसकी कोई बात समझ नहीं आती, मगर वो उसे अकेले छोड़कर अगले दिन अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है। आज का दिन कटारो के लिए काफ़ी अच्छा था। उसे अपने क्लास टीचर से मालूम पड़ता है कि इनोह को ढूंढ लिया गया है। इस तरह कटारो का एक डर खत्म हो चुका था। उसे लग रहा था कि इनोह की मौत हो चुकी है, मगर इस खबर के साथ वो सुकून की सांस ले सकता है। अब कुछ देर बाद कटारो स्कूल की बालकनी में पहुंचता है। यहाँ पर वो शिजुरो को पहले से मौजूद देखता है। असल में शिजुरो आखिरी बार कटारो से मिलने आई थी। इस पल के बाद वो दोनों कभी नहीं मिलने वाले थे। शिजुरो अलविदा कहने के बाद गायब हो गई थी। इधर कटारो की 2 पल की खुशी फिर से मातम में बदल जाती है। वो जब अपने घर पहुँचता है तब उसे अपने घर में हर तरफ अफरा तफरी दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके रूम में कौन ऐसी हरकत कर सकता है। तभी उसकी नज़र सामने जा रहे लाल कपड़े वाली लड़की पर जाती है। अब कटारो उसका पीछा करते हुए अपने कमरे में पहुँच जाता है। यहाँ पर उसी लड़की को देखते जो थोड़ी मौज मस्ती के साथ कटारो के सामने आ जाती है। अब उस लड़की ने रिवील किया कि उसका नाम कागारी है और वो अपनी याददाश्त भूल चुकी है। असल में आसमान से आए उस पत्थर से कागारी के दिमाग को हिला दिया था, जिस कारण से अपने दिमाग के कुछ यादों को भूल चुकी थी। उसने सिर्फ अपना नाम याद रखा और वो पृथ्वी पर खुद के अस्तित्व को ढूंढने आई है। अब कागारी अपने याद को वापस आने तक कटारो से उसकी मदद को कहती है, जिसपे कटारो थोड़े सोच विचार के बाद मान जाता है। अब वो कागारी को अपने बेड पर सोने तक का परमिशन दे देता है, मगर ये बात अलग थी कि वो सोते वक्त भी कटारो का खून चूसने लगती है। अब अगली सुबह कटारो अपने स्कूल के लिए निकल रहा था, तब तो कागारी को वीडियो गेम्स खेलने सिखाता है ताकि वो उसके आने तक वीडियो गेम्स खेलते रहे। अब कटारो हमेशा की तरह अपने स्कूल पहुँचता है। वो अपने क्लास को कर ही रहा था कि तभी उसे बरामदे से कुछ हलचल महसूस होती है। यहाँ स्कूल के ज़्यादातर लड़के भीड़ में इकट्ठा होकर एक लड़की के पीछे लगे थे। कटारो ने जब ध्यान से देखा तब उसे मालूम पड़ा कि उस भीड़ की असली वजह कागारी थी, जो स्कूल ड्रेस में वहाँ दस्तक दे चुकी थी। यहाँ कागारी के सामने योशिनो खड़ा था और उसे क्लास में जाने से रोक रहा था, मगर वो कागारी के सामने एक पल भी टिक नहीं पाता।
वो अपने कपड़ों से मार मार के जमीन पर पटक देती है। अब कटारो से ऐसा देखकर कगारी को अपने साथ ले जाता है। यहाँ उसे कगारी से मालूम पड़ता है कगारी ने इंटरनेट के जरिए स्कूल से लेकर इंसानी सोच के बारे में जानकारी इकट्ठा कर चुकी है। यहाँ कगारी अपने इतने नॉलेज के चलते कटारो के सामने खुद की तारीफ करने में लग जाती है। अब कटारो उसे संभालते हुए स्कूल में घूमने का डिसाइड करता है। यहाँ वो सबसे पहले कैफेटेरिया ले जाता है, जहाँ वो दोनों साथ में कुछ पल बिताने के बाद पार्क में जाने का डिसाइड करते हैं। अब पार्क पहुंचते ही कटारो की नज़र इनाओं पर पड़ती है जो उसी पार्क में थी। यहाँ कटारो अगले पल उसका हालचाल देने चल देता है। इधर इनाओ ने रिवील किया कि उसने अपने सभी मेमोरी को खो दिया है, इसलिए वो नहीं जानती कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। मगर वो कटारो के हवाले एक पेन ड्राइव देती है। कटारो बताती कि जिस वक्त मैं आई थी तब ये पेन ड्राइव उसी के हाथ में थी। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये पेन ड्राइव उसके कुछ सबूत मौजूद होंगे। अब कटारो उन पेन ड्राइव को लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ वो सबसे पहले उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है। यहाँ वो जब तक उस रिसर्च को देख पाता तब तक उसके कमरे में कगारी आ जाती है। कगारी के दिमाग में एक सवाल था। वो कटारो से उसके पेरेंट के बारे में पूछती है। कटारो उसके सवालों का जवाब देते हुए बताता है कि उसके पेरेंट एक रिसर्चर है, इसलिए वो अपने काम में इतनी बिजी हैं, उन्हें अपने बेटे की बिल्कुल याद नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ हम सेनेरी को देखते हैं जो एक बूढ़ी महिला को व्हीलचेयर से ढकलते हुए एक मीटिंग रूम में पहुंचती है। यहाँ उन सभी के बीच में उसी की को लेकर चर्चा होने वाली थी। जब मीटिंग के अंत में सेनेरी की ओटोरी और सिकुया से मुलाकात होती है तो यहाँ वो तीनों काफ़ी समय बाद यूनाइट हुए थे। यहाँ ओटोरी ने रिवील किया कि वो अभी तक अपने ऑकल्ट ग्रुप को याद करती है, इसलिए वो सेनेरी से कटारो की जानकारी लेना चाहती है। मगर सेनेरी भी काफ़ी समय से अपने काम में व्यस्त हो चुकी थी, इसलिए उसे कटारो की कोई जानकारी नहीं। इसी के साथ हम सिजुरो और लूसिया को देखते जो साथ मिलकर एक ड्रैगन पर वार कर रहे थे। ये वही ड्रैगन था जिसके कई साल पहले सिजुरो के घर पर वार करके उसे जला दिया था। यहाँ वो दोनों साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। इस तरह सिजुरो का पूरा बदला हो जाता है। अब हम फिर से कटारो को देखते जो कगारी से फुर्सत पाकर इनाओ की खबर पर ध्यान देने लगता है। यहाँ वो अपने कंप्यूटर पर सिर को गड़ाए रखा है ताकि वो सच्चाई के असली तह तक जा सके। इसी दौरान कटारो की नज़र उसके अपने फ़ोन पर जाती है जहाँ कटोरी ने उसे मैसेज भेजा था। अब मैसेज पढ़ने के बाद कटारो उसे मैसेज का रिप्लाई भी देता है। इस तरह उन दोनों के बीच में मैसेज का सिलसिला चलता रहता है। अब अगले सीन में हम सिजुरो और लूसिया को देखते हैं जो इस मॉन्स्टर को मारकर फ्री हो चुके थे। यहाँ वो दोनों अपने गार्जियन हेडक्वार्टर में दाखिल होते हैं जहाँ उनकी मुलाकात अपने मैनेजर से होती है। इसके बाद हम फिर से कटारो को देखते जो शांति से नहाने का डिसाइड करता है, मगर तभी उसके सामने कगारी भी आ जाती है। यहाँ वो बिना कपड़ों के कटारो के संग नहाने लगती है। कटारो ये सब देखकर बुरी तरह से हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो बड़ी मेहनत के साथ कगारी को बाहर फेंक देता है। अब अगली सुबह हम कटारो को देखते जो कगारी को बाहर घुमाने लाया था। यहाँ वो इस बात से अनजान था कि उसके पीछे पैनी, गिल और मैनेजर भी लगे थे जो उनके हर चाल को चुपके से देख रहे थे। वहीं कुछ समय तक ऐसा होने के बाद कगारी ने रिवील किया कि कुछ लोग इन दोनों का पीछा कर रहे हैं। अब कटारो को भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, इसलिए कगारी को लेकर एक गलियारे में भागने की कोशिश करता है। यहाँ वो थोड़ी सी मेहनत के बाद उसी गलियारे के पास पहुंच चुका था जहाँ पिछली बार उसे योशिनो के गुंडे मिले थे। इस बार कटारो फिर से उनके रास्ते से गुजरने की कोशिश करता है, मगर इस बार वो लोग फिर से उसे रोक देते हैं। यहाँ कटारो उन सभी को फिर से योशिनो की दोस्ती दिखाते हुए वहां से भगाने की कोशिश करता है, मगर इस बार उसके सामने खुद योशिनो आ जाता है। यहाँ कटारो के पास समझाने का वक्त नहीं था, इसलिए वो उससे बाद में बात करने का डिसाइड करता है। अब योशिनो भी उसकी फीलिंग को समझ रहा था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वो उसे जाने देता है। अब कटारो और कगारी के जाते ही तब हम उसी मैनेजर को देखते हैं जो उनका पीछा करते करते उस गलियारे में पहुंच चुका था। अब मैनेजर उन्हें ढूंढ ही रहा था कि तभी पानी और गिल उसके सर पर गिरकर उसे चोट पहुंचा देते हैं। इसी दौरान मैनेजर के सामने कटोरी का पालतू कुत्ता आ जाता है। यहाँ मैनेजर उसे देख के समझ चुका था कि उसे इस पालतू कुत्ते से लड़ने की जरूरत होगी। इसी के साथ मैनेजर के सामने योशिनो और उसके साथी आ जाते हैं। अब वही होता जो हम सोच रहे थे, वो लोग एक साथ होकर मैनेजर को सबक सिखाते हैं। इसी के साथ हम कटारो को देखते हैं जो कगारी को बचाकर उसे एक वेल्डिंग मशीन के पास ले आया। अब वेल्डिंग मशीन के पास उसे सेनेरी मिलती है जो वहां पर पहले से मौजूद थी। इधर सेनेरी ने जब कगारी को देखा तब उसे एहसास हुआ कि कटारो अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुका है, इसलिए वो उसे गुड लक कह के वहां से चली जाती है। अब कुछ समय बाद कटारो को देखते जो कगारी को कॉफी दिलवाने के बाद आराम कर रहा होता है, मगर तभी उन दोनों के सामने वही गाइया हंटर आ जाता है जिसने कुछ समय पहले कटारो पर हमला किया था। यहाँ वो हंटर बिना देरी के कटारो पर हमला करने के लिए अपने डॉग को भेज देता है। इधर कगारी अपने पावर मोड में आ चुकी होती है जो उस हंटर को खत्म ही करने वाली थी। तभी कटारो अपने पहले अटैक से उस हंटर को घायल कर देता है। अब हंटर इस हरकत से भी गुस्सा हो चुका था।
यहाँ वह कटारों पर अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग का सम्मान करता है, मगर तभी वो वहाँ पर कटोरी का पालतू कुत्ता आता है और वो उस हंटर को घायल करके उसे बेहोश कर देता है। वहीं मौके का फायदा उठाकर कटारो कगारी को लेके वापस आ जाता है। यहाँ कगारी घर पहुंचते उसके फ्रिज को खोलने लगती है। यहाँ उसे एक चौंका देने वाला दृश्य देखने को मिलता है। उनके फ्रिज में पानी और गिल थे जो बर्फ में तब्दील हो चुके थे। मगर इधर उन दोनों की जान बचाने के बाद कटारो ने इंटरोगेट करने लगता है। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि वो दोनों क्रिएचर असल में उस मौके की तलाश कर रहे थे जब वो साथ मिलकर कटारो की मदद कर सके। अब इसी दौरान कटारो को कटोरी का मैसेज आता है। यहाँ वो कटारो को उससे मिलने के लिए फॉरेस्ट में आने को कहती है। अब कटारो बिना देरी किए कटोरी की तलाश में निकल जाता है, मगर इस बार तो उसने अपने साथी कगारी को भी ले लेता है। अब जंगल में कुछ देर चलने के बाद उसे एक पोर्टल दिखाई देता है जिसे कटोरी ने कंट्रोल कर रही थी। यहाँ उस पोर्टल के खुलते वो दोनों कटोरी का पीछा करते उसमें चले जाते हैं। जल्दी वो दोनों उस वर्ल्ड में पहुंच चुके होते हैं जहाँ कटोरी के बनाए हुए बहुत सारे क्रिएचर थे। मगर इस दुनिया में सब मॉन्स्टर क्या कर रहे थे और आखिर कटोरी उन सभी से क्या रिश्ता था। इधर कटोरी उन दोनों को अपने घर में ले आती है और रिवील करती कि आज से 10 साल पहले उसके साथ कुछ दुर्घटना हुई थी जहाँ उसे कुछ पावर मिल गई थी और वो ड्रूड बन जाती है। ड्रूड वो लोग होते हैं जिनका काम कीको और उसे बचाना रखना होता है। यहाँ कटोरी ने रिवील किया कि आज के समय में की ह्यूमन का रूप ले लिया है और वो ह्यूमन कोई और नहीं बल्कि खुद कगारी थी। यानी कि कगारी ही वो की है जिसके तलाश में गाय और गार्जियन भी लोग पड़े हैं। इसके बाद कटोरी उन दोनों को खींचकर नदी के पास ले आती है। यह नदी में चमत्कार रोशनी जिसके पीछे की असली वजह ही यही थी कि की पावर पृथ्वी की जमीन की पावर सब साथ में मिलते हैं तब एक पवित्र ऊर्जा का जन्म होता है। यह कटोरी ने बताया कि कटारो ने उस कुछ समय पहले जिस नदी को देखा था जो पूरी तरह से जहरीली बन चुकी थी, उसके पीछे की असली वजह यही थी। पवित्र ऊर्जा जब भी किसी मनुष्य और जीव जंतु पर पड़ती है तब का उस शक्ति को सहन पाना नामुमकिन होता है, जिस कारण उस व्यक्ति की समय पर मौत हो जाती है। इसी के साथ हम सेनरी को देखते हैं जो लिखा पढ़ी के काम से थक चुकी थी और वो जल्दी कुछ करने के विचार में थी। वहीं गार्जियन हेडक्वार्टर के मेंबर अपने अगले कदम के साथ उस की को ढूंढने का निर्णय लेते हैं। अब हम फिर से सेनरी को देखते हैं जो एक रिचुअल में ड्रैगन को सम्मान करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हम सकुया को देखते हैं जो जंगल में दाखिल होते हैं। कटोरों को ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ जंगल में पहुंचते ही उसे कटोरी के बैरियर वॉरियर से लड़ाई होती है जहाँ कटोरो बड़ी हिम्मत के बाद उसे हराकर उस वर्ल्ड में दाखिल हो जाता है जहाँ कटारो और कटोरी मौजूद थी। कटारो को पहली नजर में लगा कि वो उसे मारने आया है, इसलिए वो तैयार होकर उसका सामना करने को तैयार हो जाता है। मगर तभी कटारो इस बात से हैरान होता है कि उसे मारने के बजाय उसकी मदद करने को तैयार होता है। यहाँ कुछ सोच विचार के बाद कटारो उसे अपने साथ रहने के लिए मान देता है, जिसके बाद सकुया रिवील करता है कि वो सेनरी के कहने पर उसका पीछा कर रहा था। इसी के साथ हम कटारो को देखते जो सकुया से उसे ट्रेनिंग कराने में मदद करने को कहता है, जिसपे खुदकस्मती से सकुया मान जाता है। इसी के साथ वो दोनों और ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं जहाँ सकुया अपनी तकनीक को कटारो के सामने पेश करता है ताकि वो उसे आम मूव्स को सिखा सके। वहीं दूसरी तरफ हम कगारी को देखते जो जंगल में घूमते फिरते उसी बैटल ग्राउंड में आ पहुंची थी जहाँ पर कटारो और सकुया ट्रेनिंग कर रहे थे। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कटारो कुछ देर आराम करने का सोचता है। इसी बीच सकुया अपने स्किल के बदौलत कगारी को अपने स्पेशल कॉफी से नवाजता है। अब मगर कगारी को उसके ऑफिस में कुछ खास नहीं समझ आता। इस तरह सकुया का पूरा घमंड टूट जाता है, जिसके बाद हम कटारो को देखते हैं जो अब पहले के मुकाबले और भी ट्रेनिंग करने लगा था। इसी दौरान बेस पर फूड सप्लाई की कमी होने लगती है, इसलिए कटारो और सकुया पूरी तैयारी के साथ टाउन में पहुंचते हैं। यहाँ वो दोनों अपने साथ फूड सप्लाई को लेकर वापस आने वाले थे, मगर इसी बीच सकुया मौके का फायदा उठाकर कटारो को एक लाइब्रेरी में ले जाता है। लाइब्रेरी में कटारो की सेनरी से मुलाकात होती है जहाँ वो कटारो को मार्शल ग्रुप के नाम से संगठन संभालने को कहती है। मार्शल ग्रुप को सेनरी के पेरेंट ट्रेन कर रहे थे जहाँ वो गाया के साथ मिलकर की तलाश में लगे थे। अब उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहाँ कगारी भी आ जाती है। अब हम सेनरी को पूरी तरह से टूटा हुआ देखते हैं। यहाँ वो इस बात से दुखी थी कि वो इतनी कोशिशों के बाद भी की को नहीं ढूंढ पाई। अब सेनरी को रोता देख कगारी को उसके लिए बुरा लगता है और वो उसे संभालने लगती है। इसी के साथ हम कटारो को देखते जो सेनरी के उसके लास्ट विश के बारे में याद दिलाता है। इस विश के अकॉर्डिंग वो जीत चुका था और इसके इनाम में वो सेनरी से उसके सन को छूने वाला था। अब कटारो धीरे धीरे सेनरी की तरफ बढ़ने लगता है। सेनरी काफी हिचक के बाद खुद को रोक लेती है। तभी हम कटारो को देखते हैं जो अपने इस हरकत के बीच में रोक देता है। इसी के साथ हम सिजुरो और लूसिया को देखते हैं जो की को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन की तलाश में थी। यहाँ वो अपने हेडक्वार्टर से परमिशन लेने पहुंचती हैं, मगर वो लोग उन दोनों को धक्के मार के वहीं से भेज देते हैं। अब अगले सीन में हम उसी हंटर को देखते हैं जो इसने कैगरी और कटारो पर हमला किया था। यहाँ वो हंटर पैनी और गिल को पीछा करके उसका जगह पता लगा लेते हैं जहाँ कटोरी और बाकी लोग छिपे हुए थे। अब वो सब सही पल का इंतजार कर रहा था ताकि कगारी उसके सांते पर हमला कर सके। इसी के साथ हम सेनरी को देखते
देखते तो मार्शल ग्रुप के लीडर से बात कर रही थी। यहाँ उस लीडर ने साफ जाहिर कर दिया कि वो इंसानी फितरत से नफरत करती है, इसलिए वो की को ढूंढकर इस दुनिया से हर इंसान को सुधार देगी ताकि ये दुनिया जीने लायक बन सके। इधर सकुया और कटारो की ट्रेनिंग चली रही होती कि जहाँ कटारो ने अपने क्लॉ को चलाना सीख लिया था। अब ट्रेनिंग के अंत तक कटारो से मिलने सकुया आती है। यहाँ सकुया को कहीं ना कहीं कटारो से लगाव होने लगता है, जिसमें कटारो थोड़ा शर्माता भी है। जिसके बाद हम फिर से उसी हंटर को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ ड्रोट फॉरेस्ट में एंटर करने को तैयार करता है। यहाँ उसके बातचीत के दौरान रिवील होता है कि ये सभी की तलाश में आए थे। वहीं हमारी नजर एक दूरी पर जाती है जहाँ लूशिया चुपके से उनकी बातों को सुन रही थी। हाँ, जब उसे इसके निशान का पता लगा तब उसने बिना देरी किए उन सभी पर हमला करने को तैयार हो जाती है। यहाँ वो सबसे पहले उन सभी पर अपने वार से हमला करती है। तभी वो हंटर गुस्से से अपने स्पेशल मॉन्स्टर को सम्मन करता है और उस पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। अब यहाँ भयंकर युद्ध के बाद लूशिया की हालत खराब हो जाती है। यहाँ वो जब हारने की करीब था तो तभी उसके अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके जेड आसपास के सभी एनिमी को खत्म कर देता है। इसी बीच वो हंटर कैसे भी करके अपनी जान बचाने में सक्षम होता है, जिसके बाद वो अपने फायरबॉल पावर का इस्तेमाल करके लूशिया पर वार कर देता है। इस तरह लूशिया घायल होकर एक चट्टान से नीचे गिरती है। तभी हम सेनेरी को देखते जो अपने सपने में उन दिनों को याद करती है जब उसने गाया क्लैन का फॉर्मेशन किया था। इसी के साथ उसकी आंखें खुल जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो एक सपने को देख रही थी। अब अगली सुबह कटार और कटोरी साथ में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर लूशिया के घायल शरीर पर जाती है जो नदी किनारे पड़ी हुई थी। अब वो दोनों बिना देरी के लूशिया को अपने साथ ले आते हैं ताकि वो उसका सही समय पर इलाज कर सके। इसके बाद वो लूशिया को अपने हाइड आउट लोकेशन पर लाकर अपने मैजिक से उसके वाउंड को ठीक करने लगते हैं। इस दौरान सकुया, पानी और गिल साथ में इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं। उन्हें जानना था कि आखिर लूशिया का हाल किस वजह से हुआ है। वो तीनों बैरियर पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मालूम पड़ता है कि हवा में ढेर सारी जहरीली गैस फैली थी, जिसके कारण आसपास के सभी पौधे उस गैस का शिकार हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ लूशिया की हालत धीरे धीरे नाजुक होती जा रही है। तभी कागरी आगे आते हुए उसे ठीक करने का निर्णय लेती है। यहाँ वो अपने धागे का इस्तेमाल से उसकी चोट को बांध देती है। इस तरह लूशिया के शरीर में सुधार आने लगता है। कागरी की इस मदद से कटारो काफी खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, मगर कागरी जल्दी उसके गलत बिहेवियर को नोटिस करके उसे रोक देती है। अब कुछ समय बाद लूशिया की आंख खुलती है और वहाँ खुद को सेफ पाकर कागरी और बाकी लोगों को धन्यवाद करती है। इसी दौरान सकुया और पानी और गिल भी वापस आ चुके थे। यहाँ वो उन सभी को अपने इन्वेस्टिगेशन में मिले और उन राज के बारे में बता देते हैं। इसी के साथ सेनेरी को देखते हैं जो अभी अपने पुराने ख्यालों को याद करके दुखी हो रही थी। यहाँ वो अपने ख्यालों में अपनी दादी को याद कर रही थी। तभी सेनेरी को एक कॉल आता है जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि उसकी दादी की हालत नाजुक हो चुकी है और जिस कारण से बीमार हो गई हैं। अब अगले सीन में हम कटारो को देखते जो लूशिया को सुधरते हालत से खुश है। यहाँ वो सभी साथ मिलकर अच्छा खासा टाइम स्पेंड भी करते हैं। जिसके बाद हम फिर से सेनेरी को देखते जो अपनी दादी के बगल में बैठी थी। यहाँ वो इस बात से दुखी थी कि वो अपनी दादी माँ की इकलौती इच्छा को पूरी नहीं कर पाई। वो जब अपनी दादी से मिलकर वापस जा रही थी तभी था जिसके पूरे शरीर पर जहर लगा हुआ था। सेनेरी को समझने में देर नहीं लगी कि इस हरकत से पीछे लूशिया का हाथ था। यहाँ वो हंटर को एक ऑफर देती है जिसके हिसाब से उसे पावर देने वाली थी, जिससे वो और भी ताकतवर बन सकता था। यहाँ हंटर उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद सेनेरी उसे भी उस मॉन्स्टर के पास ले आती जिसे वो कुछ समय पहले रिवाइव कर रही थी। यहाँ सेनेरी उसे पावर देने के बदले हंटर से उसके काम को आसान करना चाहती है। यहाँ वो हंटर का इस्तेमाल करके की को जल्दी से ढूंढना चाहती थी। इसके बाद हम लूशिया और बाकी लोगों को देखते हैं जो लूशिया को जबरदस्ती नहलाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ वो सभी साथ में एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर गलती से कटारो भी आ जाता है। अब कटारो को सामने देख कागरी उसे अपने कपड़े से बांधकर कैद कर लेती है। वहीं कुछ समय बाद उन सभी के बीच सीरियस बातचीत शुरू हो जाती है। लूशिया ने रिवील किया कि गाया के लोग की का इस्तेमाल करके ह्यूमन को खत्म करना चाहते हैं। वही गार्जियन के लोग की को ढूंढकर ह्यूमन को बचाने में लगे हुए हैं। इसी कारण उन दोनों संगठन में एक दूसरे के लिए आक्रोश के अलावा और कुछ नहीं। अब आधी रात के वक्त हर कोई सोने के लिए चला गया था। तभी हमारी नज़र कटारो पर जाती है जो नींद न आने के कारण बाहर घूमने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ उसकी नज़र कागरी पर जाती है जो किसी बात को लेकर परेशान थी। इधर कटारो ने उसके परेशानी का वजह पूछा जिसपे कागरी ने रिवील किया कि वो इंसान को खत्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। वो जब से इंसानों के बीच रही है तब से उसे लम्हे जीने का मौका मिला है। ये सुनकर कटारो को कागरी के लिए चिंता होती है और वो उसे संभालने लगता है। इसी दौरान हम गार्जियन हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ सभी मेंबर अपने नेक्स्ट हमले के लिए तैयार हो चुके थे। यहाँ उन्हें मालूम पड़ा था कि उसके कुछ मेंबर जंगल में की तलाश कर रहे हैं, मगर वो सभी लोग अचानक से गायब हो चुके थे। असल में गाइया के उस हंटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन सभी को मार दिया था। अब यहाँ वो हंटर अपने न्यू पावर के साथ कटोरी और उसके हाइड आउट पर हमला करने वाला था। यहाँ कटारो
लड़कियों से उनके साथ हार्वेस्ट फेस्टिवल में चलने को पूछता है, मगर वो लड़कियां उसकी बात को इनकार कर देती हैं। असल में वो लड़की नहीं चाहती जगह को खतरे में छोड़कर यहाँ से जाए। अब वो लोग बातचीत कर ही रहे होते तभी उन पर उस हंटर का हमला होता है। यहाँ हंटर को सामने देख कटारो और बाकी लोग उससे टक्कर लेने के लिए निकल चुके थे। कटोरी अब उसके सभी मॉन्स्टर को सम्मन करके उस पर हमला करने के लिए भेज देती है। इस बीच वो सभी मॉन्स्टर उस हंटर के सामने फीके पड़ जाते हैं और सभी हार जाते हैं। अब कटोरी अपने नेक्स्ट हमले में अपने पेरेंट को सम्मन करती है, जो तेजी से हंटर पर वार करने लगते हैं। अब मौके का फायदा उठाकर कटोरी और बाकी लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद हम सकुया को देखते हैं जो जंगल में वापस आ रहा होता है। तभी उसके बीच में उन हंटर का हमला होता है। अब सकुया उन हंटर से लड़ने लगता है। इधर हम कटारो को देखते हैं जो बाकी लड़कियों के साथ जा रहा होता है। तभी वहां पर हंटर आ जाता है और वो कटारो पर हमला करके उसे घायल कर देता है। कटारो कैसे भी करके खुद को संभालने में कामयाब होता है, जिसके बाद वो हंटर पर वार करके उसे घायल कर देता है। अब हंटर का गुस्सा काफी बढ़ चुका था, इसलिए वो ड्रैगन को समन करके उन सभी को हमला करने को तैयार करता है। मगर तभी उनके बीच में गार्जियन के ग्रीन फाइटर आ जाते हैं और वो इसके फाइट में इंटरफेयर करने लगते हैं। इस तरह हंटर का पूरा ध्यान उन ग्रीन फाइटर पर आ चुका था और तब कटारो और बाकी लोग फिर से मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलते हैं। इधर हंटर उन ग्रीन फाइटर के सामने देर तक नहीं टिक पाता और उनका शिकार बन जाता है, यानी वो हार मानने वाला था। अब हंटर अपनी आखिरी पली को याद करता है और उसके बचपन में आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को मार देते हैं। इधर हम कटारो और कागरी को देखते हुए खुद को जान बचाते हुए आगे बढ़ चुके थे। वहीं सिजुरू भी इस जगह पर उन लोगों को ट्रैक करके आ चुकी थी। अब वो कटार को घायल देख उसे अपने पावर से हील कर देती है, जिसके बाद कटारो की आंखें खुलती हैं और तब वो खुद को एक आइसलैंड पर देखता है जहां उसके साथ उसकी पूरी अकोल्ट टीम मौजूद थी सिवाय सेनरी के। इधर सेनरी अपनी दादी से मिलने पहुंचती है जो हालत खराब होने के कारण बेड रेस्ट पर थी। यहाँ वो सेनरी को बताते कि वर्ल्ड को ख़त्म करने आ चुका था, जिसके बाद दादी उसकी हालत में रूफटॉप पर पहुंचती है। यहाँ वो अपने पावर का इस्तेमाल करके एक रिचुअल को करती है जिससे आसमान में एक बड़ा कालीकृति का उत्पन्न होता है और तब हम कागरी को देखते जिसके शरीर में कुछ गड़बड़ी होने लगती है। यहाँ उस कलाकृति के अंदर एक पेड़ निकलता है जो पूरी दुनिया में फैलने लगता है। अब जल्दी उसके अंदर से मॉन्स्टर भी आते हैं जो धीरे धीरे सभी पर हमला करने लगते हैं। दादी के इस हमले ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। अब कहानी में आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए आपको हमारी सीरीज का दूसरा पार्ट देखना होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई एपिसोड के साथ।